दोस्तों, अंतश्चेतना के इस ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर सुधीर सिंह आज आपसे इजराइल ईरान संघर्ष पर जो सूरत हाल बना है, सामरिक स्थिति दुनिया की स्ट्रेटेजिक सिचुएशन, उसमें भारत किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से अपने हितों की सुरक्षा करे, इस प्रश्न पर आपसे अपने विचार साझा करूंगा। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ईरान और इजराइल का जो संघर्ष है वो मध्य पूर्व में वर्चस्व का संघर्ष है। ईरान पर एटमी हथियारों के एवज में इजराइल ने हमला किया, वो एक बहाना है। बहाने में कुछ दम भी है, ऐसा नहीं कि बहाना खोखला है। लेकिन मूल तौर पर ईरान की मध्य पूर्व में काफ़ी स्थिति मजबूत बन रही थी। ईरान ने कई एक नॉन स्टेट एक्टर्स को पाल रखा है। हमास है, हुती विद्रोही हैं। सऊदी अरेबिया में भी लगभग 25% शिया हैं, और जो तेल उत्पादक उनके 6 प्रमुख राज्य हैं वो शिया बहुल हैं, और वहाँ भी बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है, लड़ाइयाँ चल रही हैं अंदर में। तो ईरान का रोल पूरे इराक में आप जान ही रहे हैं कि शियाओं की बहुमत आ गई है। सद्दाम हुसैन के मरने के बाद शियाओं का ऐसे भी बहुमत है इराक में, लेकिन जब से इराक में पॉलिटिकली शिया मजबूत हुए हैं, जिससे ईरान मजबूत हुआ है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पूरे मध्य पूर्व में ईरान की मजबूती हुई है पिछले 20 सालों में। अब इस्लाम के नाम पर खुमैनी साहब कहते हैं कि इस्लामिक बॉम्ब है, लेकिन ये सब खोखला दावा है। क्योंकि जब वो 10 साला वार 1980 में लड़ रहे थे इराक से, तो वो इस्लाम कहाँ गया था? इस्लाम तो तभी था, अब दोनों देश इस्लामी है, तो फिर लड़ क्यों रहे थे? और ये इस्लाम का नारा खोखला इसलिए भी है कि इस्लाम के नाम पर इराक ने, ईरान ने और टर्की ने लगभग 3 लाख कुर्दों को विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध के बाद मारा है, और वो भी मुस्लिम्स हैं। तो ये कहीं से भी इस्लाम का नाम लेना, इसमें एक पॉलिटिकल इस्लाम का फ़ायदा लेना है, इस्लाम है नहीं। इसमें लड़ाई क्या है कि मध्य पूर्व में दादागिरी की बात है, और ईरान का संघर्ष सऊदी अरेबिया से है। सऊदी अरेबिया ये मानता है कि ईरान को आगे नहीं बढ़ने देना है और हमको आगे रहना है, और अमेरिका सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ खड़ा है। दोनों देशों को ट्रंप ने अपने हालिया जो मार्च अप्रैल में ट्रंप आए थे इस खित्ते में, तो उन्होंने $300 बिलियन का हथियार बेचा, और काफ़ी इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर बात हुई। तो ट्रंप चाहते हैं कि ईरान कमज़ोर रहे, चूँकि सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अमीरात चाहता है कि ईरान कमज़ोर रहे। अब इस लड़ाई में ईरान को मिला क्या और ईरान को नुकसान क्या हुआ? तो मोटा मोटी तौर पर ईरान बहुत झुका नहीं, नुकसान तो ईरान को बहुत हुआ है। ईरान की अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, लेकिन ईरान ने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि ईरान जो है वो एक मजबूत देश है, और इस्लाम के नाम पर लड़ने का, फिलिस्तीनियों के अधिकारों के लड़ने के लिए ईरान ने अपने आप को एक प्रतिमान के तौर पर स्थापित किया। और ये प्रतिमान कहीं न कहीं जो है बड़े पैमाने पर ईरान को एक वैश्विक तौर पर इस्लाम के नेता बनने में सहयोग कर सकता है। लेकिन ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है, जो IAEA का जो दावा था कि ईरान इनरिचमेंट के उस चरण पर पहुंच चुका है जहां महीना 2 महीना 6 महीने में परमाणु बम बना सकता है, तो इजराइल का कहना था कि भाई अगर वो परमाणु बम बना लेगा तो हमारी जनसंख्या 1 करोड़ है, तो हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो इस नाते इजराइल अपना दायित्व तो मानता था कि परमाणु जो सिस्टम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बर्बाद कर दिया है। नाताज में हो, फोर्दो में हो, इस्फहान में हो, तो इन तमाम जगहों पर हमला करके समाप्त कर दिया इजराइल ने। अब अमेरिका ने भी, अब तब ट्रंप साहब जब से आए हैं तब से शांति का कबूतर छोड़ रहे हैं, लेकिन ट्रंप साहब को भी युद्ध करना पड़ा, और फोर्दो के उनके अड्डे पर, परमाणु अड्डे पर अमेरिका को अपने B-52 से बॉम्ब गिराने पड़े, और ऐसे बॉम्ब गिराने पड़े जो आज तक क्लिनिकल उसका इस्तेमाल हुआ नहीं था। वो सिर्फ कंप्यूटर में उसका विस्फोट हुआ था, ज़मीन पर पहली बार विस्फोट हुआ। अब वो कितना नीचे गया, कितना नुकसान किया, लेकिन ऊपरी सतही तौर पर उसने तमाम जो एटमी हथियार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनको बर्बाद कर दिया, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अब अमेरिका को इस क्षेत्र में ये फ़ायदा हुआ कि अमेरिका ने ये तय किया कि देखे भाई, इजराइल जो है वो कोई देश तो अलग है, लेकिन साउथ मिडिल ईस्ट में वो अमेरिका का आउटपोस्ट है, और अमेरिका जो काम अपने नहीं करता है वो इजराइल से कराता है। अब इजराइल जो है वो अमेरिका के बिहेस्ट में लड़ता है, इसलिए जब इजराइल की हालत थोड़ी कमज़ोर हुई तो अमेरिका को बम डालना पड़ा। चूँकि
जितने यहूदी इजराइल में रहते हैं उतने ही करीब 75-80 लाख यहूदी अमेरिका में भी रहते हैं। आर्थिक तौर पर, मीडिया के तौर पर, पॉलिटिकली बहुत मजबूत हैं यहूदी, और अमेरिका की राजनीति को की दिशा और दशा तय करते हैं। अब भारत का जहाँ तक संबंध है दोस्तों, तो ये वॉर अगर लंबा छिड़ता तो तेल महंगा होता, और तेल आपको पता है कि अगर महंगा होगा तो भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, हर घर के जेब से पैसा निकलेगा। क्योंकि भारत में अभी दुनिया का दूसरा बड़ा देश हो गया भारत, जिसके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। अब भारत की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से प्रोपेल हो रही है, दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गई है, तीसरी अगले 12 से 15 महीने में बनने के आसार हैं। तो लगभग 40 लाख बैरल तेल जो है भारत हर दिन इस्तेमाल करता है। तो तेल वैसे तो हम ईरान से नहीं ले रहे थे, लेकिन हॉर्मुज जलमध्य से बहुत सारा तेल भारत को आता था, यूनाइटेड अरब अमीरात से, इराक से, सऊदी अरेबिया से। उसके आवाजाही पर असर पड़ सकता था अगर ये वॉर लंबा चलता। कोई खास असर नहीं हुआ, दाम नहीं बढ़े, लेकिन अब जब थोड़ा मान लीजिए कि समझौता होता है इजराइल और ईरान में, तो सीधा समझौता नहीं होगा, लेकिन अमेरिका के हिसाब से अगर कुछ समझौता होता है और ईरान को फ्री किया जाता है तो भारत फिर से तेल ले सकता है ईरान से। भारत चावार पोर्ट को डेवलप किया है, उसके जरिए ज़मीनी तौर पर हम सेंट्रल एशिया में घुस सकते हैं। हम अफ़गानिस्तान को इंगेज ऑलरेडी कर रहे हैं उस पोर्ट के माध्यम से, और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इजराइल के साथ हमने इनडायरेक्टली खड़ा होकर के इजराइल का साथ दिया, चूँकि इजराइल ने हमको तमाम क्रिटिकल मुद्दों पे साथ दिया था। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा। तो ये एक ऐसा पक्ष है जो हम सबको समझना चाहिए। फिर भी ईरान से हम अलग नहीं हुए, हमने इजराइल के हमले की आलोचना नहीं करी, लेकिन दोनों पक्षों से युद्ध के 2-4 दिन शुरू होने के बाद हमने ये अपील किया कि भाई एक हद में रहें, लक्ष्मण रेखा को, रेड लाइन को क्रॉस ना करें, और आपस में बातचीत करके डिप्लोमेसी को एक सुलभ साधन मान के ट्रूस करें। और फाइनली वही हुआ। तो भारत दोनों पक्षों के नज़र में दोस्त बना रहा और शांति के लिए अपने यूटिलाइजेशन को साबित किया। ये एक बड़ा चीज़ है जो हम सबको समझना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भारत का एक बढ़िया पक्ष रहा है और उस पक्ष को हमको अंडरलाइन करना चाहिए। रही बात मध्य पूर्व के पूरे भविष्य की, तो ये एक वोलाटाइल एरिया है, ये कभी भी शांतिपूर्ण नहीं होगा। भारत के लगभग 1 करोड़ लोग वहाँ रहते हैं, वो 30-40 बिलियन डॉलर डायस्पोरा रिमिटेंसेस के तौर पर भेजते हैं भारत को वापस। तो फिर हमारा काफ़ी तेल वहाँ से आता है, तेल उन रास्तों से भी आता है, दूसरे जगहों से भी वही रास्ता है। तो वो तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट एरिया है। मैं रिकमेंड करूँगा कि भारत सरकार उन इलाक़ों में, उन देशों के में जो बड़े देश हैं, खासकर यूनाइटेड अरब अमीरात, उसकी मांग है कि भारत वहाँ एक सैनिक प्रेजेंस करे और सैनिक अड्डा टाइप से खोले। निश्चित तौर पर भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, और इससे अगर हम खोलते हैं तो हम उस इलाके में काफ़ी मजबूत होंगे और हमारा हर चीज़ में से होगा। और ग्लोबल तौर पर जो हमारी एक बढ़त है, वो बढ़त खाली कागज़ पे नहीं रख के, भाषण में नहीं रख के, सरजमीन में भी उतरेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था, जहाँ तक इंडियन इकोनॉमी के हेल्थ के बारे में है, इसका असर पड़ने का सवाल है, तो इंडियन इकोनॉमी पर इसका निगेटिव असर पड़ सकता था। ये अच्छा हुआ कि ये असर नहीं पड़ा और ये ख़त्म हो गया वॉर। तो तेल के कीमतों में बहुत कोई चेंज आने की निकट भविष्य में संभावना नहीं है। अमेरिका से भी हमारा कोई इस पर सीधा टकराव नहीं हुआ। सो गुड में रसिया के साथ भी नहीं हुआ। तो डिप्लोमेटिक तौर पर हमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसका फ़ायदा ही होने जा रहा है। लेकिन हमें अपने आँख कान खुले रखने चाहिए, इस क्षेत्र में प्रोएक्टिव रहना चाहिए। पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली ये वोलाटाइल क्षेत्र है, फिर भी इस क्षेत्र का बहुत महत्व है। और ईरान इजराइल के वॉर ने भारत के महत्व को इस क्षेत्र में बढ़ता हुआ रेखांकित किया है। हमें अपने विकास के रफ्तार को, सामरिक विकास के रफ्तार को और तेज करना है, और इस दिशा में अपने इस क्षेत्र में, इस खित्ते में अपने प्रेजेंस को लगातार बढ़ाए रखना है। ये भारत के सामरिक इंटरेस्ट में भी है, और वैश्विक शांति के लिए भी भारत इस माध्यम से अपना एक अहम योगदान दे पाएगा। अगले अंक में फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।